गुड मॉर्निंग। अभिप्रेरणा के दूसरे भाग में पुनः आपका स्वागत है। विगत कक्षा में हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत में मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे अभिप्रेरणा की कुछ और सिद्धांत हैं, कंसेप्चुअल, इसको समझें। आज का पहला सिद्धांत है अब्राहम मास्लो का सिद्धांत। इसको भी आपको समझना है ध्यान से। अब्राहम मास्लो का सिद्धांत। अब्राहम मास्लो का सिद्धांत अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में अक्सर पूछा जाने वाला सिद्धांत है। यह सिद्धांत दिया गया था 1954 में और इस सिद्धांत का दो नाम और है। एक तो इसे कहा जाता है अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक सिद्धांत, इसे पदानुक्रमिक सिद्धांत भी बोलते हैं। और इसके साथ एक और नाम है जो शायद आपने कम सुना होगा, स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत। स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत। तो ये दोनों ही नाम आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखने हैं। पदानुक्रमिक सिद्धांत सब में मिल जाएगा, हायरार्किकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये मिल जाता है, लेकिन स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत है वह बहुत मुश्किल से मिलता है ये नाम, तो इसको ज़रूर याद रखें। इस सिद्धांत के अनुसार अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि हर प्राणी की कोई न कोई मूलभूत आवश्यकताएं होती है। मूलभूत आवश्यकताओं को क्रमानुसार पूरा करेगा और इन्होंने इन मूलभूत आवश्यकताओं को 5 प्रकार में बांटा था कि एक प्राणी में 5 प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएं होती है। और ये 5 प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं को किस प्रकार से बांटा तो उसको भी समझ लें। उन्होंने एक पिरामिड का निर्माण किया और इस पिरामिड का निर्माण करने के बाद उन्होंने जितनी भी आवश्यकताएं थी उनको क्रमानुसार नंबर दे दिए। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ऊपर 5वां हो गया। अर्थात मैस्लो के अनुसार एक प्राणी में 5 प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएं होती है, इन्हें क्रमानुसार पूरा करेगा। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्रमानुसार पूरा करेगा। और क्रमानुसार पूरा करेगा इसका अर्थ हुआ कि एक आवश्यकता पूरी हो जाए, इसके बाद ही वह दूसरी आवश्यकता की ओर बढ़ेगा। तो इस सिद्धांत में क्या क्या आउटकम है वो ध्यान रखना है आपको। तो सिर्फ इसके 5 स्तर याद रखने हैं। 5 स्तर कौन कौन से हैं, अर्थात 5 आवश्यकताएं कौन कौन सी है उसको ध्यान रखना है। सबसे पहली आवश्यकता बताया था शारीरिक आवश्यकताएं। प्राणी की सबसे ज़्यादा आवश्यकताएं और मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती है, शारीरिक आवश्यकताएं होती है। और इस शारीरिक आवश्यकताओं में उन्होंने भूख को रखा, भूख है, प्यास है, भूख, प्यास, प्यास के साथ नींद, नींद, आराम, काम, इतने सारे या फिर यौन आवश्यकताएं, इन सभी को उन्होंने मूलभूत आवश्यकताओं के सबसे निचले क्रम में रखा। अर्थात व्यक्ति के सामने बहुत सारे आप टास्क रख दें, लेकिन सबसे पहले वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करेगा। जब उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, तभी वह दूसरे प्रकार की आवश्यकताओं के लिए कोशिश करेगा, जैसे कि सुरक्षा आवश्यकता। दूसरे नंबर पे उन्होंने रखा सुरक्षा आवश्यकता को। अर्थात उसको घर बनाने से पहले ज़रूरी है अपनी भूख मिटाने का प्रयास करना। मतलब रोटी सबसे पहले चाहिए, खाने की चीज़ें। कुछ लोग देखे होंगे आपने, घर नहीं है तो चलेगा लेकिन रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। सुरक्षा आवश्यकता में घर का निर्माण इस प्रकार से हो सकता है, या अपनी जीव की सुरक्षा या स्वयं की सुरक्षा का प्रबंध करेगा, स्वयं की सुरक्षा का प्रबंध करेगा। अब स्वयं की सुरक्षा का प्रबंध कर लिया, इसके बाद कहीं न कहीं वह समाज संबंधी आवश्यकताओं की ओर बढ़ेगा। अर्थात कहीं न कहीं समाज निर्माण का काम करेगा। तो समाज संबंधी आवश्यकताएं इसके ऊपर आती है। अब वह लोगों से संबंध बनाने का काम करेगा, लोगों से संबंध बनाना, लोगों से संबंध बनाना है, यह कार्य है वह तीसरे नंबर पर करेगा। अर्थात पहले शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करेगा, इसके बाद ही सुरक्षा आवश्यकताओं की तरफ जाएगा। जब सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो समाज संबंधी आवश्यकताओं की तरफ प्रस्थान करेगा। अब समाज बना दिया तो फिर वह समाज में सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करेगा।
अर्थात सम्मान संबंधी आवश्यकता होती है। इसमें समाज में प्रतिष्ठा उसे मिले, इस प्रकार का प्रयास करेगा। और लास्ट में उन्होंने रखा था आत्म वास्तवीकरण। आत्म वास्तवीकरण की आवश्यकताएं। तो आत्म वास्तवीकरण क्या होता है, इसको समझ लें। मान लीजिए आप में कोई प्रतिभा है, इसमें एक ही लाइन पूछी जाती है, प्रतिभा का प्रकाशन कर। आपकी कोई भी प्रतिभा है, उसका प्रकाशन कर। यश प्राप्त करने की इच्छा, अर्थात यहाँ पे व्यक्ति है वो अब प्रसिद्ध होना चाहेगा, प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहेगा, तो प्रतिभा का प्रकाशन कर यश प्राप्त करना वह कहलाता है आत्म वास्तवीकरण। इसके अन्य नाम भी हो सकते हैं। तो ये 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई। इस 5 प्रकार की आवश्यकता में सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता को पूरी करेगा, उसके बाद ही दूसरी आवश्यकता की ओर देखेगा। जब दूसरे प्रकार की आवश्यकताएं पूरी हो जाए तब तीसरे प्रकार की आवश्यकताओं में जाएगा, तीसरे प्रकार के बाद चौथे में, और चौथे के बाद 5वें में जाएगा। अब यहाँ प्रश्न पूछा गया है सबसे मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है, तो शारीरिक आवश्यकताएं हैं। और सर्वाधिक संख्या किनकी होती है, मूलभूत आवश्यकताओं में शारीरिक आवश्यकताएं वो सर्वाधिक होती हैं, और आत्म वास्तवीकरण है वो टॉप पे, यानी कि जैसे जैसे ये चौड़ाई कम होती जाती है, यहाँ संख्या कम होती जाती है और यह संख्या अधिक हो जाती है। और इसी सिद्धांत के बाद उन्होंने एक बात कही थी जो प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा दोनों ही इसके अंदर काम करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनमें व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में आंतरिक अभिप्रेरणा का सहारा ज़्यादा लेता है। अब प्रश्न क्या था वो समझें। बाह्य अभिप्रेरणा क्या है, तो मैस्लो के अनुसार बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है, एक अंत की युक्ति है, ये प्रश्न पूछा गया है। और आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, अपने आप में एक अंत है। आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में एक अंत है। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसने उत्तर यही माना था, दूसरा ऑप्शन था कि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है, यानी कि एक टेक्निक है। बाह्य अभिप्रेरणा एक टेक्निक है, लेकिन इंटरनल जो मोटिवेशन होता है वो अपने आप में एक एंड है। अर्थात सबसे ज़्यादा आंतरिक अभिप्रेरणा का उपयोग करने वाला व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा सफल होता है। तो ये अभिप्रेरणा का पहला मतलब दूसरा सिद्धांत हुआ। इसके बाद अगला सिद्धांत आता है अभिप्रेरणा का सक्रियता का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सक्रियता का सिद्धांत, ये भी छोटे टर्म में ही समझना है। अभिप्रेरणा का सक्रियता का सिद्धांत अपने आप में एक सिद्धांत नहीं है, यह सिद्धांत 3 सिद्धांतों से मिलकर बना है। और इसमें कहा गया है सक्रियता में दक्षता के आधार पर व्यवहार में सक्रियता, दक्षता के आधार पर व्यवहार में सक्रियता। अब इसका अर्थ क्या हुआ वो समझे। इससे ही आकांक्षा स्तर का एक कंसेप्ट निकलता है। तो सक्रियता का सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करता है, दक्षता के आधार पर आपके व्यवहार में किस प्रकार की सक्रियता होती है, किस स्तर की सक्रियता होती है, और इसका विभिन्न तंत्रिका तंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस सिद्धांत के संबंधित 3 मनोवैज्ञानिक हैं। इन तीनों ही मनोवैज्ञानिकों को 3 भागों में बांट देते हैं, यानी कि सक्रियता का सिद्धांत देने वाले 3 मनोवैज्ञानिक कौन से थे। तो सबसे पहले आता है सोलेसबरी। सोलेसबरी का सक्रियता का सिद्धांत, अपने आप जोड़ देना पीछे। दूसरा आता है मेल्मो का सक्रियता का सिद्धांत, सोलेसबरी के बाद मेल्मो आता है। और तीसरा आता है लिंडस्ले का सक्रियता का सिद्धांत। ये लिंडस्ले एक मनोवैज्ञानिक नहीं थे, यह एक साइंटिस्ट थे और डॉक्टर थे, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सक्रियता के सिद्धांत से 3 मनोवैज्ञानिक आपको याद रखने हैं। सोलेसबरी ने क्या कहा, लक्ष्य की प्रकृति के आधार पर, लक्ष्य की प्रकृति के आधार पर, लक्ष्य की प्रकृति के आधार पर सक्रियता उत्पन्न होती है, सक्रियता उत्पन्न होती है। अब यहाँ समझना क्या है आपको, सोलेसबरी ने कहा था कि व्यक्ति का जिस प्रकार का लक्ष्य होगा
उसी प्रकार वह एक्टिव होगा। यानी कि सोलेसबरी ने सक्रियता के लिए किसको इम्पोर्टेंट माना? लक्ष्य को इम्पोर्टेंट माना। मेल्मो का सिद्धांत क्या कहता है? तो ये सक्रियता के स्तर का निर्धारण करता है। अब सक्रियता के स्तर का निर्धारण, इसका मतलब सक्रियता कितने समय तक आप में रहती है। आपने कोई भी एक मोटिवेशनल स्पीच सुना, आपको लगेगा कि बस अब अपनी ही बारी है। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 2 घंटे बाद यही मोटिवेशनल स्पीच है वह आपके दिमाग से दिल में और दिल से कहीं और निकल जाएगा। अर्थात आपका सक्रियता स्तर है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो मेल्मो ने ये कहा था कि सक्रियता स्तर है वह हमेशा बढ़ता रहना चाहिए, ना स्थिर होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। अर्थात एक निश्चित सीमा से ऊपर ही होना चाहिए, तभी व्यक्ति है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो मेल्मो का सक्रियता सिद्धांत है वह सक्रियता के स्तर का निर्धारण करता है। और लिंसले ने क्या कहा था कि सक्रियता पर, ये जो सक्रियता है उस पे स्नायु तंत्र का प्रभाव पड़ता है। मतलब आपका तंत्रिका तंत्र है वह इसे प्रभावित करता है। और इन्होंने एक यंत्र बनाया था EEG। EEG का मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपने सुना होगा, ECG। यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। और इस युक्ति का और इस यंत्र का निर्माण किसने किया था? लिंसले ने। यह सक्रियता के स्तर को मापने का काम करता है। तो ये अगला सिद्धांत हुआ सक्रियता का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत आता है अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत। यह भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है वह आपको इसके नाम से ही पता चल गया कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? चालक है। हम पहले ही पढ़े हैं कि हर चालक एक आवश्यकता से जुड़ा होता है और हर आवश्यकता है वो एक चालक से जुड़ी होती है। यहाँ पे एक प्रश्न है, चालक और आवश्यकता एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होते हैं? तो चालक और आवश्यकता एक दूसरे के समानांतर होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते, पूरक नहीं होते, आश्रित नहीं होते, रेखिक नहीं होते। यह एक दूसरे के समानांतर होते हैं। अर्थात चालक होगा तो आवश्यकता होगी, आवश्यकता पूरी हो गई, चालक शांत हो गया तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो यह सिद्धांत क्या कहता है वह समझे। प्रत्येक आवश्यकता से एक चालक जुड़ा होता है। प्रत्येक आवश्यकता है व्यक्ति की, उस आवश्यकता से कोई न कोई एक चालक जुड़ा होता है। जैसे कि आपका चालक हो गया भूख, तो भूख को समाप्त करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? भोजन की। आपको प्यास लगी तो प्यास एक चालक है, इसी चालक को दूसरा नाम दिया गया है अंतर्नोद। इसको अंतर्नोद भी कहते हैं। तो ये प्रश्न ये भी पूछा गया कि अंतर्नोद और आवश्यकता एक दूसरे की क्या है? समानांतर होती है। प्यास लगी है तो फिर आपको किसकी आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है। तो पहली लाइन समझे, प्रत्येक आवश्यकता से एक चालक जुड़ा होता है और जब तक चालक की संतुष्टि नहीं होती तब तक आपको आवश्यकता रहेगी। तो यहाँ पे है चालक की संतुष्टि का अर्थ क्या होता है? अगर आपकी चालक संतुष्ट हो गया या चालक की संतुष्टि होगी, इसका मतलब क्या हो गया? आपकी आवश्यकता अब क्या हो गई? समाप्त होगी। मतलब आप प्यास मिट गई, इसका मतलब अब पानी की ज़रूरत नहीं है। भूख मिट गई अर्थात आपको भोजन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ चालक सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति की जब कोई आवश्यकता पूरी हो जाती है उसके बाद उसे अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या उसे अभिप्रेरित इसके बाद भी किया जा सकता है? तो एक उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति है वह भरपेट भोजन कर चुका है, भरपेट भोजन, अब जरा भी उसके पेट में जगह नहीं है और उसको आप कुछ खाने की चीज़ दे, कुछ खाना दे, तो क्या यह व्यक्ति इसको खाएगा? तो भुक्कड़ वो तो खा लेते हैं, लेकिन हम यहाँ साधारण व्यक्ति की बात करते हैं कि एक व्यक्ति भरपेट भोजन कर चुका है, मतलब उसकी भूख मिट गई है, चालक शांत हो गया है, अब इसे भोजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके सामने एक उसकी मनपसंद मिठाई ले जाओ जो 50,000 रुपये किलो बिकती है, तो फिर वह कुछ तो खा लेगा। अर्थात इसको कुछ खाने के लिए अभिप्रेरित किया।
अब यहाँ समझने वाली बात क्या, वो समझे कि एक व्यक्ति किसी स्तर पे है। चालक सिद्धांत क्या कहता है वो समझे। एक किसी व्यक्ति स्तर पे, मान लीजिए आप कलेक्टर है, ठीक है, मान लीजिए यूं ही कहा है, आप कलेक्टर है, या मान लीजिए आप पटवारी है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं। या तो आप इस प्रकार के व्यक्ति है या आप इस प्रकार के व्यक्ति है, या मान लीजिए आप अध्यापक है, ठीक है ना, तीनों ही मान लेते हैं अपन अध्यापक। अब यहाँ पे अध्यापक और पटवारी की बात करें, एक अध्यापक को क्या कलेक्टर बनने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? क्या एक अध्यापक को पटवारी बनने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? तो देखें, अध्यापक को कलेक्टर बनने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि यह उच्च स्तर है। अर्थात एक व्यक्ति को उच्च स्तर के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। इसी अध्यापक को बोलो कि यार तू एक काम कर, गजब नॉलेज है तेरी, तू चपरासी बन जा, तो यह कौन सा हो गया? निम्न स्तर हो गया। तो एक व्यक्ति को निम्न स्तर, जिस कंडीशन में वो है, यानी कि जहाँ उसकी आवश्यकता समाप्त हो गई है, उसके उच्च स्तर हेतु अभिप्रेरित किया जा सकता है। कभी भी निम्न स्तर के व्यक्ति को, निम्न स्तर के लिए व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। बस इसी कलेक्टर की बात करें, आपने अपने कलेक्टर का नाम सुना होगा, कान्हाराम जी है, बहुत इंटेलिजेंट हैं। अब आप उनके पास जाके कहो साहब गजब, आप तो होशियार हो, आप एक काम करो, पटवारी का एग्ज़ाम क्यों नहीं देते, पटवारी बन जाओ, तो ये आपको भगा देगा। पटवारी क्या है? निम्न स्तर की ओर अभिप्रेरित करता है। तो एक व्यक्ति को उच्च स्तर के लिए ही अभिप्रेरित किया जा सकता है, कभी निम्न स्तर के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। आवश्यकता पूर्ण होने के बाद की बात है। तो आवश्यकता पूर्ण होने के बाद एक दरवाजा खुला, वो कौन सा है? उच्च स्तर वाला। तो यही कहता है अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत। अब आता है निष्पत्ति प्रेरणा का सिद्धांत। निष्पत्ति प्रेरणा का सिद्धांत, और इसी निष्पत्ति प्रेरणा के सिद्धांत को बोला गया है उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा। इससे संबंधित क्या प्रश्न आया? तो जितने भी प्रश्न मैंने देखे हैं, व्यक्ति का ही नाम पूछा गया कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले उपलब्धि अभिप्रेरणा का कंसेप्ट दिया था। तो 1951 में यह उपलब्धि अभिप्रेरणा देने का काम किया था डेविड सी मैक्लिकलैंड। डेविड सी नहीं है ये, डेविड सी मैक्लिकलैंड। और इन्होंने एक अच्छी बात कही थी कि एक व्यक्ति है वह अपनी योग्यता का पूर्व मूल्यांकन कर ले। पूर्व मूल्यांकन कर ले किसका? योग्यता का। अगर एक व्यक्ति अपनी योग्यता का पूर्व मूल्यांकन कर ले तो वह व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसमें सफलता निश्चित होती है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी थी उन्होंने, कुछ व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं जिसमें सफलता निश्चित हो, जिसमें सफलता निश्चित हो। अर्थात उन्होंने अपनी योग्यता का पहले से ही मूल्यांकन कर लिया और उनको लगता है कि मुझे इसी कार्य में सफलता मिलेगी, तो ये दुखी नहीं होते हैं। आपने अपनी योग्यता का निर्धारण किए बिना आप दिल्ली चले गए, हम तो IAS बनेंगे, 5 साल बाद भी आप प्री क्लियर नहीं कर पाए, इसके बाद आप घर पे आके पटवारी का एग्ज़ाम देते हैं और पटवारी में भी आप लास्ट रैंक लाके सेलेक्ट होते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने अपनी योग्यता का पूर्व निर्धारण नहीं किया था। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात कही, लक्ष्य। एक व्यक्ति को लक्ष्य का निर्धारण किस प्रकार से करना चाहिए? अब लक्ष्य का निर्धारण कैसा होना चाहिए? आपका लक्ष्य उच्च होना चाहिए या फिर निम्न होना चाहिए? तो अधिकतर मोटिवेशनल स्पीच हमने सुने, उसमें कहते हैं कि अपनी सोच बहुत ऊंची रखो, अपना टारगेट बहुत ऊंचा रखो। अरे इससे कुछ नहीं होता, टारगेट ऊंचा रखने से कुछ नहीं होता। आप टारगेट IAS का रखेंगे तो आप बन नहीं जाएंगे। यहाँ पे कहा गया है कि लक्ष्य का निर्धारण है वह व्यक्ति को किसके अनुसार करना चाहिए? योग्यता के अनुसार। अपनी योग्यता को पहचाने भाई पहले, फिर अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। तो डेविड सी मैक्लिकलैंड ने 5 बातें बताई थी मूलभूत
कि ऐसे बालक जिसमें उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है वह क्या क्या कार्य करते हैं, समझना। ये 5-6 बातें हैं वो आपको याद रखनी है। पहला तो है वह व्यवहार के किसी क्षेत्र में, व्यवहार के किसी क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्षेत्र में लेवल ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त करने का प्रयास करता है। लेवल ऑफ एक्सीलेंस मतलब हमेशा बेहतर करने का प्रयास करेगा। दूसरा, अपनी योग्यता का निर्धारण कर चुने हुए क्षेत्रों में, पहले चुनेगा वो, तो उसके खुद के चुने हुए क्षेत्रों में सफलता प्राप्ति का प्रयास करता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा में सफलता का प्रयास करता है, और सफलता का प्रयास तो करता ही है। जैसे कि आप रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कुछ के मन में तो ये चल रहा है कि रीट कब होगा, रीट आएगी कि नहीं आएगी। भाई आएगी तो परीक्षा होगी, और परीक्षा होगी तो आपको देनी पड़ेगी। तो कुछ के मन में तो है सेलेक्ट होना, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसके मन में कुछ और ही भाव होता है। वह है तीसरा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में वह पास होने के सपने नहीं देखता, वह हमेशा सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना चाहता है। पास तो होना ही चाहता है, लेकिन वह टॉप करने का ही प्रयास करेगा, पास होने का प्रयास नहीं करेगा। और ऐसे व्यक्ति को अपनी सफलता पर गर्व होता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी सफलता पर हमेशा गर्व होगा, डेफिनेटली गर्व होगा। और नहीं मिली सफलता उसको, अर्थात वह व्यक्ति असफल हो गया, तो असफल होने के बाद वह रक्षा युक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। वह क्या करेगा? असफल होने पर अधिक प्रयास करेगा, और अधिक प्रयास करने के बाद वह क्या करेगा? सफलता प्राप्त करेगा। अर्थात असफल होने पर वह किसको जिम्मेदार मानता है? स्वयं को उत्तरदायी मानता है, दूसरे को दोष नहीं देता है। और तीसरा मतलब अगला छठा पॉइंट है, यह हमेशा रिस्क लेता है, अर्थात जोखिम लेने की तीव्र इच्छा इनमें पाई जाती है। जोखिम लेने की तीव्र इच्छा। अब यहाँ समझे आप, ये चीज़ें तो बता दी उपलब्धि अभिप्रेरणा से संबंधित है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट 2 बातें कही थी इन्होंने। मुझे सबसे बेहतर सिद्धांत यही लगता है कि लक्ष्य का निर्धारण अपनी योग्यता के अनुसार करें। और आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास करत जड़मति होय सुजान, एक तो ये सुना होगा। और किंग ब्रूस एंड स्पाइडर की एक कहानी सुनी होगी। एक राजा है, वह बार बार हार जाता है, लेकिन एक मकड़ी को देखता है। अब यहाँ देखें, आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का आपने प्रयास किया। प्रयास करने के बाद आपको वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, पुनः आपने प्रयास किया, फिर आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, फिर आपने प्रयास किया, आपने बहुत सारी चीज़ें बदल दी, तैयारी करना, उसकी दिशा निर्देश बदल दिए, आपने पढ़ने का तरीका बदल दिया। अब आपने परीक्षा दी उसी परीक्षा को, और फिर आप असफल हो गए। अब यहाँ देखिए, आप किसी लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं तो बार बार प्रयास करते रहिए, एक बार तो लक्ष्य प्राप्त होगा ही। लेकिन ये सिद्धांत ये कहता है कि आपको बार बार प्रयास करने पर भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने लक्ष्य गलत चुन लिया है। यहाँ लक्ष्य में आपको क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। देखो, मनोविज्ञान एक जीने का तरीका है। खुद के बारे में ही सोचेंगे तो आपको आधे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अगर ऐसा लक्ष्य जो बार बार प्रयास करने के बाद भी हासिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आपकी योग्यता से बहुत ऊंचा है, तब आपको लक्ष्य में परिवर्तन कर देना है। और आपने परिवर्तन करके किराना की दुकान खोल ली, ये ठीक है, यही आपके लिए काम की है। तो ये ध्यान रखें, लक्ष्य आपकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए। तो ये था डेविड सी मैक्लिकलैंड का सिद्धांत। अगला सिद्धांत आता है मूरे की आवश्यकता का सिद्धांत। मूरे की आवश्यकता का सिद्धांत। अब मूरे की आवश्यकता का सिद्धांत क्या कहता है? तो ये सिद्धांत भी कुछ इस तरह से कहता है जैसा अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि हर व्यक्ति है, उसकी कोई न कोई आवश्यकता होती है। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो समझना।
एक व्यक्ति है, उसको जब भी आवश्यकता का अनुभव होता है तो वह आवश्यकता उसमें क्या उत्पन्न करती है? तनाव उत्पन्न करती है। यह तनाव ही उसे कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। आवश्यकता प्रेरित नहीं करती। आवश्यकता से उत्पन्न तनाव है वह कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। और व्यक्ति आवश्यकता पूर्ति तक निरंतर कैसा रहेगा? क्रियाशील रहेगा। और जैसे ही उसकी आवश्यकता पूर्ति हो गई तब इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसने सबसे इंपॉर्टेंट क्या माना? तनाव। व्यक्ति में जितना अधिक तनाव होगा, ये तनाव को महत्वपूर्ण माना था। मूरे का आवश्यकता सिद्धांत है वो किस पर बल देता है? तनाव पर बल देता है। और ये तनाव किससे जुड़े होते हैं? आवश्यकता से। और मूरे ने अपने सिद्धांत में 27 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया। 27 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया था। तो ये मूरे का सिद्धांत है। आपको मूरे का सिद्धांत बिल्कुल याद रखना है। तो ये अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत थे। अब पूछा जाता है अभिप्रेरित करने की विधियाँ। एक बालक को किस प्रकार से अभिप्रेरित कर सकते हैं? तो अभिप्रेरणा की विधियाँ किस प्रकार से आप मोटिवेट कर सकते हैं? तो सबसे पुराने सिद्धांत से ही शुरू करते हैं, सबसे पुरानी विधि से ही, जिसमें सबसे पुरानी विधि आती है आपकी प्रशंसा, पुरस्कार एवं दंड। प्रशंसा के साथ दूसरा है पुरस्कार, और पुरस्कार के साथ तीसरा है दंड, यानी कि पनिशमेंट। यह अभिप्रेरणा की सर्वाधिक प्राचीन विधियां हैं। इन प्राचीन विधियों का संबंध समझें। प्रशंसा, पुरस्कार एवं दंड। प्रशंसा, पुरस्कार एवं दंड, इसमें दो शब्द तो अच्छे हैं और एक शब्द है वो थोड़ा सा खराब लगता है, नहीं करना चाहिए। प्रशंसा एवं पुरस्कार है वह एक सार्वजनिक अवधारणा है। इसको भी समझ ले। सार्वजनिक अवधारणा का मतलब क्या हुआ कि प्रशंसा एवं पुरस्कार है वह सामूहिक रूप से होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? सामूहिक रूप से। किसी की प्रशंसा करें तो समूह में करें, समूह के सामने करें। पुरस्कार दे तो समूह के सामने करें। आपने देखा होगा, आपको भी कभी पुरस्कार मिला होगा तो आप चाहेंगे कि बहुत सारे लोग देखें। प्रिंसिपल ने आपको कुछ देना चाहा, उन्होंने बोला तेरे को पुरस्कार मिलना है, कमरे में ले जाके चुपचाप दे दिया, ये ले पुरस्कार, किसी को कहना मत, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह सार्वजनिक अवधारणा है। प्रशंसा एवं पुरस्कार का प्रयोग है वह समूह के रूप में करना चाहिए। जबकि दंड है वह किस प्रकार की अवधारणा है? एकांतिक अवधारणा है। एकांतिक अवधारणा का मतलब हुआ कि आपको किसी बालक को दंड देना है तो वह अकेले में देना है, सबके सामने नहीं देना है। आपने पूरी प्रेयर चल रही है, उसमें प्रेयर में एक बालक को आगे बुलाया और एक झापट इसको रसीद कर दिया, तो कितने लोग इसको देख रहे हैं, कितने स्टूडेंट देख रहे हैं। उसमें से हो सकता है एक आध स्टूडेंट ऐसा हो जो उसका अपना हो, उसके सामने उसकी इज्जत चली गई। तो ऐसा नहीं करना है। प्रशंसा, पुरस्कार एवं दंड है, इनके प्रयोग करने की अलग अलग विधियाँ है। अब प्रशंसा की बात करें तो प्रशंसा किसकी करनी चाहिए? तो सबकी करनी चाहिए, लेकिन प्रशंसा का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? ये प्रश्न पूछा गया है। प्रशंसा का प्रभाव किस पर सर्वाधिक पड़ता है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा प्रशंसा का प्रभाव पड़ता है लड़कियों पर। ये प्रश्न आपको याद रखना है। लड़कियों पर ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। देखा गया अक्सर, मेरे अनुभव भी यही कहते हैं कि लड़कियों की प्रशंसा कर दे तो बहुत प्रफुल्लित हो जाती है, आनंदित हो जाती है। लड़कों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रशंसा का प्रभाव लड़कों की अपेक्षा लड़कियों पर ज़्यादा पड़ता है। दूसरा है, अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं जितने भी, अंतर्मुखी व्यक्ति पर भी प्रशंसा का प्रभाव क्या होता है? ज़्यादा पड़ता है। ठीक है। तीसरा, प्रतिभाशाली बालक है, जो प्रतिभाशाली बालक है उन पर प्रशंसा का प्रभाव कम पड़ता है। नीचे तीर किया है, इसका मतलब कम पड़ता है, ये ध्यान रखें। और मान लीजिए एक कम योग्यता वाला बालक है, कम योग्यता के साथ दूसरा कह सकते हैं कमज़ोर बालक, कम योग्यता, कमज़ोर बालक, इन पर प्रशंसा का प्रभाव है वह अधिक पड़ता है। तो एक अध्यापक को कमज़ोर बालकों की प्रशंसा करनी चाहिए। यह सर्वाधिक अभिप्रेरित होते हैं।
तो प्रशंसा का प्रभाव है वो केवल किस पर नहीं पड़ता, प्रतिभाशाली बालकों पर ज़्यादा नहीं पड़ता। उनको ये अहम होता है कि हम इनसे ज़्यादा जानते हैं। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है, मंदबुद्धि बालक, कम योग्यता वाले बालक, कमज़ोर बालक, इन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब बात करें पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट जो है, क्या पनिशमेंट देना चाहिए? तो देखिए, पुरस्कार और दूसरा है दंड, उन दोनों में क्या अंतर है? तो प्रशंसा एवं पुरस्कार दोनों हैं, वह किसी कार्य की पुनरावृत्ति को बढ़ाते हैं। अगर कोई कार्य है वह बार बार करवाना है तो इसका उपयोग करना है। अर्थात कार्य की पुनरावृत्ति, एक बालक ने अच्छा काम किया, बार बार करे तो प्रशंसा एवं पुरस्कार है वह उपयोगी है, लेकिन इनका ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आप समझदार है क्यों नहीं करना चाहिए। दंड की बात करें तो दंड है वह किसी अवांछनीय कार्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, अवांछनीय कार्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दंड का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। कार्य की पुनरावृत्ति करवानी है तो आप प्रशंसा का उपयोग कीजिए, और आपको रोकना है तो पनिशमेंट का प्रयोग कीजिए। लेकिन पनिशमेंट अमनोवैज्ञानिक है, दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। आप आरटी की धाराएं पढ़े होंगे, तो एक बालक, धारा 17 कहती है खतरा है, पनिशमेंट नहीं दे सकते। फिर भी दो मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि दंड देना अगर आपको मतलब देना ही पड़े तो थ्योरी का पालन कीजिए। वो थी कॉनिन एंड गम्स। कॉनिन एंड गम्स ने कहा कि अगर दंड का उपयोग करना पड़े तो आपको दो सिद्धांतों का पालन करना है। वह दो सिद्धांत हैं लीनियर इफेक्ट थ्योरी। सबसे पहले आता है लीनियर इफेक्ट थ्योरी। लीनियर इफेक्ट थ्योरी का मतलब क्या होता है? तो आप किसी बालक को पीटना चाहते हैं तो गुस्सा अधिक कीजिए, दिखावा अधिक कीजिए, लेकिन पीटे कम, यानी कि शारीरिक नुकसान कम पहुंचे। यहाँ पे एक शिक्षक को दिखावा अधिक करना है कि बस अब तेरे को पड़ी तो तेरा हाथ पैर टूट जाएगा, लेकिन पढ़नी नहीं चाहिए। शारीरिक नुकसान कम पहुंचे, बालक को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचे। मतलब दंड देते वक्त आपको दिखावा अधिक करना है, दंड देना ज़्यादा नहीं है। और दूसरी थ्योरी आती है, वह कहलाती है रेस्टिट्यूशन थ्योरी। रेस्टिट्यूशन थ्योरी। अब रेस्टिट्यूशन थ्योरी का मतलब क्या होता है? तो आपको बालक को पीटना नहीं है, आपको बालक को कुछ रचनात्मक कार्य करवाने हैं, रचनात्मक कार्य, ताकि वह अपने भूल का एहसास भी कर ले और उसके सज़ा के तौर पर कुछ रचनात्मक कार्य हो जाए। जैसे कि होमवर्क करके नहीं लाया तो कक्षा स्कूल की छुट्टी के बाद उसको होमवर्क कराया जाए। उसने कोई बदमाशी की है तो गार्डन में पानी पिलाने को, पेड़ पौधों को पानी पिला दे, ऐसा बोले, ग्राउंड की सफाई कर दो इतने हिस्से में, ऐसा बोल सकते हैं। तो रचनात्मक कार्यों की द्वारा अगर आप किसी को दंड देते तो वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा, मारना तो है नहीं। तो कॉनिन एंड गम्स की दो थ्योरी आपको याद रखनी है। यह दोनों थ्योरी है वो दंड से संबंधित है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला सिद्धांत मतलब अगली विधि आती है, वह है आकांक्षा स्तर। दूसरा, आकांक्षा स्तर। आकांक्षा स्तर क्या होता है और यह वर्ड सबसे पहले किसने दिया? तो इसका भी आपको याद रखना है। आकांक्षा स्तर वर्ड है, इसका प्रयोग सबसे पहले करने वाले मनोवैज्ञानिक थे डेम्बो। डेम्बो के साथ दूसरा आएगा हॉर्प, जिसको हुपे भी बोला जाता है, लेकिन डेम्बो एवं हॉर्प दो मनोवैज्ञानिक थे। आकांक्षा स्तर को सैद्धांतिक रूप किसने दिया? ये अवधारणा तो डेम्बो एवं हॉर्प ने दी थी, लेकिन इसको सैद्धांतिक रूप किसने दिया? तो इसको सैद्धांतिक रूप देने का कार्य किसी और ने किया था, और सैद्धांतिक रूप देने का काम किया था एस.के. लोना। सैद्धांतिक रूप किसने दिया था? एस.के. लोना द्वारा दिया गया, और इस एस.के. लोना के अध्ययन को आगे बढ़ाने का काम किया था फेस्टिंगर। तो तीनों ही नाम याद रखने हैं, वैसे चार हो गए। आकांक्षा स्तर का संप्रत्यय डेम्बो एवं हॉर्प ने दिया। इसको सैद्धांतिक रूप देने वाला व्यक्ति कौन था? एस.के. लोना। और इसी एस.के. लोना के अध्ययन को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति कौन था? फेस्टिंगर था। क्या कहता है उसको समझें। इसका संबंध है
वह कठिन परिश्रम के स्तर से है, या इसका संबंध है वह आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया, लक्ष्य के कठिनता स्तर से है, लक्ष्य के कठिनता स्तर से है। अर्थात आपका कोई लक्ष्य है वो कितना कठिन है उसके आधार पर ही आपकी अभिप्रेरणा होगी। मान लीजिए दो बालक है, एक बालक ने सोचा मैं कॉलेज लेक्चरर बनूं, और एक बालक ने सोचा मैं सेकेंडरी स्कूल में एक टीचर बन जाऊं, माध्यमिक शिक्षक बन जाऊं। अब बड़ा लक्ष्य किसका है? कठिनता स्तर इसका है और इसका स्तर थोड़ा छोटा है। तो यह बालक है वो कैसा परिश्रम करेगा? अधिक परिश्रम करेगा। यह तुलनात्मक रूप से कम परिश्रम करेगा। आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ आईएएस का कठिनता स्तर ज़्यादा है और जबकि रीट का कठिनता स्तर कम है। तो यहाँ पे आकांक्षा स्तर का संबंध किससे है? लक्ष्य के कठिनता स्तर से है। और मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने अपने लक्ष्य में क्या प्राप्त कर ली? सफलता। तो दूसरा लक्ष्य उसमें भी उसने क्या प्राप्त कर ली? सफलता। फिर तीसरा लक्ष्य उसमें भी क्या प्राप्त कर ली उसने? सफलता। तो एक व्यक्ति को जब सफलता पे सफलता, सफलता पे सफलता मिलती रहती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वैसे ही सफलता पे सफलता, सफलता पे सफलता, तो उसका आकांक्षा स्तर है वो बढ़ता जाएगा। और अगर व्यक्ति को असफलता, असफलता और असफलता मिलती है तो उसका आकांक्षा स्तर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आकांक्षा स्तर है वह भी अभिप्रेरित करता है। व्यक्ति की हर सफलता है वह दूसरी सफलता के लिए अभिप्रेरणा का काम करती है, और असफलता है वह मनोबल गिरा देती है। हर बार असफलता है वो व्यक्ति का मनोबल गिरा देती है। अब यहाँ देखना, एक व्यक्ति है वह कई बार असफल हो गया और यहाँ आके रुक गया। ये प्रश्न आया कि रेणु है वह रीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, अब रिजल्ट आया तो ये फेल हो गई। अब इसे किसकी ज़रूरत है? मोटिवेशन की ज़रूरत है या रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है? देखिए, अभिप्रेरणा कार्य को शुरू करती है, बीच बीच में भी काम करती है और लक्ष्य प्राप्ति तक यह साधन के रूप में काम करती है। लेकिन आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके, आपका रिजल्ट आया और आप फेल हो गए, तब अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति को एक बार क्या करना पड़ेगा आपको देखना। आपने एक व्यक्ति को अभिप्रेरित किया, लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास किया और लक्ष्य प्राप्ति में यहाँ जाके वो असफल हो गया। अर्थात लक्ष्य प्राप्ति से पहले किसकी ज़रूरत होती है? अभिप्रेरणा। कार्य को जारी करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? अभिप्रेरणा। और ये अभिप्रेरणा वो लक्ष्य प्राप्ति तक सहायता करती है। लेकिन एक व्यक्ति जब असफल हो जाता है तो बीच में उसको ज़रूरत पड़ती है पुनर्बलन की, अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ध्यान रखे पुनर्बलन कि रेणु अब फेल हो गई तो आप उसके घर जाएंगे, घर जाने के बाद आप उसको कहेंगे कोई बात नहीं, फेल मैं भी हुई थी, फेल तू भी हुई है, फेल दुनिया भी होती है, कोई बात नहीं, अभी दिमाग में शांति रख, एक बार सब भूल जा। ये होता है रीइंफोर्समेंट। और फिर रेणु ने फिर लक्ष्य निर्धारित किया कि इस बार में, तब वापस उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अभिप्रेरणा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में असफल होता है, तुरंत उसे किसकी ज़रूरत होती है? पुनर्बलन की। वापस अभिप्रेरणा की ज़रूरत लक्ष्य निर्धारण के समय पड़ेगी। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया है। और अभिप्रेरणा की क्या विधियाँ हो सकती है? छोटी छोटी है। प्रतियोगिता का ज्ञान कराना, प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। छात्रों में आप प्रतियोगिता की भावना विकसित करेंगे तो छात्र है वह उत्साह के रूप में अपने प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। दूसरा है बार बार उनको अपनी प्रगति का ज्ञान कराइए। प्रगति का ज्ञान, जैसे कि हम आपके रोज़ टेस्ट लेते हैं तो आपको अपनी प्रगति का ज्ञान हो जाता है और दूसरे दिन कुछ और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो समय समय पर प्रगति का ज्ञान कराइए। और शिक्षण में अधिक से अधिक श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करने से बच्चों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो ये अभिप्रेरणा से संबंधित टॉपिक था। भाग 1 एवं भाग 2 पूर्ण हुए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो छूट गई होंगी, लेकिन आपके पास एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड है 11वीं-12वीं, उसकी बुक्स लीजिए। वैसे प्रश्न इतने से ही आएंगे, ये हमारी गारंटी है, इतने में से आप कर लीजिएगा। धन्यवाद और कीप स्माइलिंग।